नमस्कार दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का गैर मकदम करता हूं। आज इस गुफ्तगू में सबसे अहम बात यह है कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि और कई मीडिया चैनलों के माध्यम से की खबरें आ रही है कि इज़राइल ने ईरान पर वार किया है और ये वार कहीं ना कहीं अमेरिका के सपोर्ट से हुआ है और उसके सपोर्ट्स के बिना ये घटनाक्रम हो ही नहीं सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पूर्व में आपने देखा कि गजा, हमास और इज़राइल के बीच में हुआ था, लेबनान के बीच में हुआ था, तमाम तरह की घटनाएं होती रही, सीज़ फायर भी होती रही। लेकिन अभी ये हाल फिलहाल में जब से एटॉमिक जो उसके सेंटर्स हैं और लगातार यूरेनियम संवर्धन की बात हो रही थी कि संवर्धन और उसके बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में 6 टॉक्स भी हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको ऐसा महसूस करने वाली बात है जब से नेतन्याहू लगातार जब हमास और फ़लस्तीन के बीच में जब वार हो रहे थे तो कहीं ऐसा देखा नहीं गया था कि ईरान के संवर्धन, यूरेनियम संवर्धन और एटॉमिक संवर्धन को लेकर बहुत एक्टिव हो। लेकिन इधर कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जैसा ऐसा लग रहा है कि उनका जो विषय है और जो केंद्र है वो ईरान चला गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसके जो बीच का जो कड़ी है, इस कड़ी को और इसके जो षड्यंत्र है, इसके षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी को समझने के लिए उसके पीछे जो कहानियाँ होती है, जो उसके सूत्रधार होते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखेंगे कि बार बार अमेरिका इसमें नेगोशिएट कर रहा था और बार बार इसमें इज़राइल हमला करेगा, इज़राइल हमला करेगा अगर वो यूरेनियम को संवर्धन करते हैं, यूरेनियम को अगर और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस वार को एस्केलेट करने में कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है और अमेरिका के समर्थन के बिना ये संभव भी नहीं था। संभव इसलिए नहीं था क्योंकि आप देखते हैं कि जब से ये वार आप एक तो आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है और लगातार उन दोनों के बीच में काफ़ी एस्केलेशन बढ़ा हुआ है, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और हज़ारों लोग और लाखों लोग कहीं ना कहीं उनका माइग्रेशन हुआ है यूक्रेन में। उसी तरह से आप गजा की जो स्थिति देख रहे हैं, वहाँ के तो कहने इंसानियत वहाँ शर्मसार हो जा रही है और लगातार वहाँ आप देख रहे होंगे हाल ही फिलहाल में थनबर्ग नाम की जो लड़की है वो लगातार वो इज़राइल की तरफ बढ़ी, हालांकि उसको वहीं से पकड़कर और फिर उसको फ्रांस छोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इज़राइल जो उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो लगभग हर जगह से लड़ाइयाँ कर चुका है, जबकि उसके इतिहास और उसके तमाम तरह की चीज़ों को अगर देखते हैं और समझने का अगर हम प्रयास करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो यथास्थिति थी और जो जर्मनी में जो यहूदियों के साथ हुआ, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया उसके प्रति संवेदनाएं, उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रही थी कि ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी कौम हो या कोई भी इंसान हो, अगर चाहे भले ही अपने एक स्पाइरल ऑफ साइलेंस वाली जो स्थिति है, आपने एक थ्योरी पढ़ा भी होगा, तो कहीं ना कहीं वही स्थितियाँ यहूदियों के साथ हो गया था। तो पूरी दुनिया ने यहूदियों के साथ एक ऐसा संवाद स्थापित किया और समर्थन देना शुरू किया कि कहीं ना कहीं इस कौम के साथ हमें साथ होना चाहिए और इसको एक नेशन की मान्यता देना चाहिए, एक राष्ट्र की मान्यता देना चाहिए। वहीं इस राष्ट्र की मान्यता की वजह से पूरे दुनिया के जो सुपर पावर कंट्रीज़ थे, क्योंकि उसके पहले उन्होंने बहुत सारी वर्ल्ड वार सेकेंड देख चुके थे, उसमें कितने लोगों का जेनोसाइड हुआ था। जापान वार आपने देखा, इस तरह से नागासाकी, हिरोशिमा, उसके बाद जर्मनी में जितना यहूदियों का जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ। तो कहीं ना कहीं वार कभी किसी भी इंसानियत के लिए या कभी किसी भी कौम के लिए या किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और यहाँ तक कि 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, उसमें भी लगभग करोड़ों लोग का माइग्रेशन हुआ, लाखों लोग मरे
और ये दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। तो अगर हम विश्व के इतिहास और या स्टालिन का देख लें, या तमाम जितने भी हिटलर्स थे, या जो भी मतलब अशोक का, या तमाम तरह के जितने आप 1980 और 80 और 82 1988 के बीच में अगर ईरान और इराक वार देख ले, तो ये गल्फ़ वार के नाम से जो जाना जाता है। और गल्फ़ वार अलग है और ईरान इराक अलग है। सॉरी, मैंने बताना थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। एनीवे, आप समझ गए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अगर कोई कौम पहले से इतना जो प्रोसिक्यूटेड रहा हो और इस तरह की लड़ाइयाँ वो पंगा लेता हो किसी कंट्री से, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं माना जाना चाहिए बीइंग। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे पास हथियार है तो हम बाहुबली है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास अगर उस तरह के शक्ति है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास बुद्धि है, तो हम उस बुद्धि का इस्तेमाल हम अपने इंसानियत के लिए नहीं, हम अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जेनोसाइड के रूप में कर रहे हैं, हम इंसानियत को शर्मसार के रूप में कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया जा कहाँ रही है, कहीं ना कहीं मानवता का ह्रास हुआ है, ह्यूमन का ह्रास हुआ है। तो अभी आपने देखा है जैसे 2 दिन पहले की ये घटना है कि ये घटना के क्रम में वहाँ के साइंटिस्ट और वहाँ के जो रेसिडेंशियल एरिया पर जब हमला होने के बाद कई तमाम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे, तो ईरान ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। ये कहीं ना कहीं उसकी आत्मा पर हमला हुआ है, कहीं ना कहीं उसके सोवरेनिटी पर हमला हुआ है, और ये हमारा राइट है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो यही चीज़ें और ये चीज़ें ये अमेरिका बार ये फिर जबकि ऑलरेडी 6 टॉक्स हो चुके थे, 6 टॉक्स हो गए थे, जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे। और ये ट्रम्प की तरफ से बयान भी आता है कि ईरान को अभी भी मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि वो समझौता कर ले। ये तमाम तरह के जो टॉक्स हैं, जो बातचीत है, ये कहीं ना कहीं ये इनके बातों से ये स्थापित किया जाता है कि एक तरफ तो वो किसी थर्ड पार्टी को, किसी तीसरे पार्टी को, जो इजराइल को वो आगे करते हैं, और दूसरी तरफ एक धमकी भी देते हैं कि आपको समझौता करना होगा, कि अब तो उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये चल क्या रहा है, एक तरह से तो अमेरिका भी तो प्रॉक्सी वार ही कर रही है, जो मिडिल ईस्ट में तो माना जाता है कि ईरान प्रॉक्सी वार करती है। तो क्या अमेरिका यूरोपियन कंट्री में प्रॉक्सी वार, जबकि अमेरिका का तो अब तो चेहरा ही बिल्कुल, उसके जो चेहरे थे वो बिल्कुल उभर कर सामने आ गया है कि अब तो कोई ऐसा चीज़ बचा नहीं है जो हम नहीं समझ सकते हैं, या किसी पूरी दुनिया जो पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं, जो मिडिल ईस्ट को जो बहुत ही करीब से देखने वाले लोग हैं, या यूरोप को जो बहुत करीब से जो उसके इंटरनेशनल रिलेशन को जो देख रहे होंगे। और ये चीज़ें कैसी चल रही है, ये कहीं ना कहीं इसके बीच में बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र कहने का मतलब है कि जो अभी आपने देखा, जैसे कि जब कुछ दिन पहले जब ये रशिया ने यूक्रेन पर वार किया था, पूरी दुनिया 3 भागों में बट गई थी। 3 भागों कहने का, एक तो पक्ष और विपक्ष, तीसरी थी कि हम किसी पक्ष में, न्यूट्रल पक्ष में, हम किसी के पक्ष में नहीं है। तो ऐसी स्थितियाँ हो गई थी। वही स्थितियाँ आप फ़िलहाल मिडिल ईस्ट में देख रहे होंगे। और मिडिल ईस्ट की स्थिति ये हो गई है कि अगर दोनों के बीच में वार होते हैं, तो इस वार के वजह से किन देशों पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अपने एनर्जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो एनर्जी कौन सी है? एनर्जी है ऑयल, वो एनर्जी है पेट्रोलियम, वो एनर्जी है गैस। ये सारी चीज़ें, चूँकि आप देखेंगे सबसे बड़ा जो एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन करने वाले जो कंट्रीज़ है, वो गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह है। और गल्फ़ कंट्री में जो अभी ईरान है, ईरान की वजह से पूरे कहीं ना कहीं इसका विश्व में और एनर्जी पर प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम अब जिससे कि, और उसका सबसे बड़ा भारत एक सबसे बड़ा जो देश है, और जो चाइना है, ये जो बड़े रशिया है, ये बड़े जो कंट्रीज़ है, इनके बीच में इनका पहले भी ऑलरेडी अलायंस है कि हम आपको एनर्जी प्रदान करेंगे, और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा पार्टनरशिप है एनर्जी के बीच में। और ये ट्रांसपोर्ट एक दूसरे को भेजते हैं, उनके बीच में एक अपना एक अलायंस है, एक MOU है। तो
इसका प्रभाव न कहीं हमारे आम लोग जो है, उनके जो लोग हमारे देश में रहने वाले लोग हैं या किसी भी देश में रहने वाले लोग, उनके जो व्यक्तिगत जो खर्चे हैं, जो जीवन के रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, उनके जीवन पर पड़ेगा और जिसका असरात बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। और कहीं न कहीं जो इतनी बड़ी आबादी है ईरान का या इज़राइल का, इससे नुकसान दोनों देशों को होगा। और इसका एक ही रास्ता है कि जो बड़े जो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं उनको नेगोशिएट करना चाहिए। जबकि आप देखेंगे फ्रांस के जो राष्ट्रपति, उनकी भाषा बहुत ही आजकल में अलग है। आप देखेंगे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी भाषा बिल्कुल अलग है। पता नहीं आजकल में दुनिया में चल क्या रहा है कि कोई भी जब से रशिया यूक्रेन का वार हुआ है तो और भी जो एक डिप्लोमेसी थी वो चीज़ें बिल्कुल बदल गई है। और ये डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए, कहीं किसी नेशन के लिए, कहीं ना कहीं ये किसी भी राष्ट्र के लिए, ये कहीं ना कहीं ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। ये कहीं ना कहीं ये सारी बातें, ये पूर्णतः कोई भी इन बातों से सहमत नहीं हो सकता। क्योंकि और आप ट्रम्प की सरकार जैसे ही अमेरिका में बनती है तो लगातार देख रहे होंगे एजुकेशन, जो इंटरनेशनल माइग्रेशंस, तमाम वहाँ वर्कर्स, जो इंटेलेक्चुअल्स, जो काम करने वाले लोग हैं जिनके पास PR नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं, इसका प्रभाव देखने को मिला है। आप देखेंगे कि वो पहले भी कह रहे थे कि हम आएंगे तो ये सारी चीज़ें, फिर वो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ की जो उनकी नेशनलिटी उन्हीं को देंगे और जिनको चाहिए उसके लिए हम इतने करोड़ों रुपया में, ये करोड़ों रुपया और इस नेशनलिटी देने की जो कंट्री पहले से इतना लिबरल रहा हो, इतना डेमोक्रेटिक रहा हो, जो पूरे दुनिया को दिशा निर्देश देता हो, जो पूरे दुनिया को मार्गदर्शित करता हो, और उसके जो राष्ट्रपति है, इस तरह की भाषा और इस तरह की भाषा में गिरावट देखने को मिल रहा है, और भी जो पूरे वर्ल्ड के पीस की बात करता हो, ह्यूमैनिटी की बात करता हो, ये कहीं ना कहीं हमें सोचने पर और समझने के लिए मजबूर करती है। तो ऐसी स्थितियों को हमें समझने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में भी कई कन्फ्रंट्स हैं, कई फ्रंट्स हैं जो बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं असरात बड़े स्तर पर होगा। क्योंकि यूरेनियम का जो संवर्धन अगर ईरान कर भी रहा, तो इससे पहले और भी बहुत सारे कंट्री हैं जिन्होंने यूरेनियम का संवर्धन किया है। यूरेनियम को कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे जैसे इज़राइल है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और इनको राइट्स है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है। तो हर किसी को अपने राइट्स के लिए, अपने सोवरेनिटी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए ये सबके राइट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को बार बार अगर किसी को पेनिट्रेट करते हैं, प्रेस करते हैं, तो कोई भी कौम ये दबने वाली नहीं है। वो चाहे, और जब भी हम राष्ट्र के नाम पर, किसी भी नेशन के नाम पर, और ये कहने किसी स्टेट्स को आप इस तरह से सप्रेस नहीं कर सकते। उसको आप देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया बगावत करके रखा हो, किसी का बात ही नहीं मानता है। आप चाइना का देख लीजिए, और आप अमेरिका 10%, अमेरिका 50% लगाओ, 110% लगा देता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें ट्रम्प की एक छवि तो ऑलरेडी आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की रही है। वो लगातार ट्रेड वार को लेकर, माइग्रेशंस को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि वहाँ जितने स्कॉलर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, प्रोफेसर्स थे, वहाँ के साइंटिस्ट थे। और अभी बीच में जो आपने एलन मस्क और ट्रम्प के बीच में जो भिड़ंत हो गई थी, उन्होंने फिर पता ना कैसे मैनेज किया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं दे रहा है मेरे ख्याल से। और इन सब चीज़ों पर हमें सोचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। और लगातार चीज़ों में अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। हमें थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी भावनाओं और मेरे जो विचार हैं उस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने की जो एक मेरी समझ है, मैं आपके सामने जो प्रस्तुत किया हूँ, इससे आप समझ रहे होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।